तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 450 के बारे में। और बाई चांस अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जिहान क्वैक होता है वो पकड़ा जाता है और फर्स्ट एफिलिएट के नंबर 1 का एग्जीक्यूटिव जिहान को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक सफेद कमरे का सीन जहाँ पे जिहान एक सफेद बेड के ऊपर लेट रखा होता है और बेहोश होता है। तभी अचानक से जिहान को होश आता है और वो अपनी जगह से उठ के इधर उधर देखने लगता है। यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा सफेद होता है, इसलिए जिहान अपने मन में कहता है क्या ये स्वर्ग है? अरे हाँ, मुझे याद आया, उस मॉन्स्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। हाँ, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। जब उस हरामजादे ने मुझे मारा था तो फर्स्ट एफिलिएट के बंदे मुझे यहाँ पे लेके आ गए होंगे और मुझे यहाँ पे बंद कर दिया। इस कमरे में हर चीज सफेद रंग की है। अगर मैं इस कमरे में और ज्यादा देर तक रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शिट, आखिर अब मैं क्या करूं? चीजें मुझे कुछ सही नहीं लग रही हैं। जिहान अभी दरवाजे से बाहर चिल्लाने लगता है, हरामखोरो दरवाजा खोलो। लेकिन तभी जिहान के बगल वाले रूम से आवाज आती है, क्या तुम्हें यहाँ पे जबरदस्ती बंद कर दिया गया है? जिहान अपने मन में कहता है क्या ये कैसी आवाज थी? क्या बगल में कोई और भी है? जो बगल के रूम में बंदा होता है वो कहता है, यहाँ पे जितने भी लोगों को पकड़ा गया है उन सबको गलत तरीके से पकड़ा गया है। जिहान कहता है तू मेरे बगल वाले रूम में है ना, तो तुझे भी यहाँ पे गलत तरीके से पकड़ के लाया गया है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मुझे गलत तरीके से पकड़ के लाया गया है और मुझे नहीं पता मैं कितने लंबे समय से यहाँ पे हूँ। आखिर आज तारीख क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे और कितने समय तक रहने वाला हूँ। आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुझे देख के ऐसा लगता है कि तेरे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन तेरी एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। और अभी हमें इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जिहान भी अगर ज्यादा देर तक यहाँ पे रहेगा तो उसकी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। अभी ये जो अजीब सा बंदा होता है बस हंसे जा रहा होता है और जिहान की नर्वसनेस इसकी हंसी से बढ़ती जाती है। लेकिन जिहान उसके बावजूद भी कहता है, आखिर ये सब क्या है? मैं हार नहीं मानने वाला। मैं एक उम्मीद की किरण पीछे छोड़ के आया हूँ। अलेक्जेंडर होंग, अब तू मेरी एक उम्मीद है, जल्दी से कुछ कर। इसके बाद हम देखते हैं अलेक्जेंडर होंग को जिसके पास जिहान क्वैक का मोबाइल होता है और ये मोबाइल अलेक्जेंडर ने उस वक्त उठाया था जिस वक्त फर्स्ट एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव ने जिहान को नॉकआउट कर दिया था और उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो एग्जीक्यूटिव जिहान को तो वहाँ से उठा के ले गया होगा, लेकिन जिहान का मोबाइल वहीं पे रह जाता है जिसको हमारा मोटा अलेक्जेंडर उठा लेता है। अलेक्जेंडर इस मोबाइल को लेके जाता है बाथरूम में और कॉल करता है डैनियल को। और जैसे ही डैनियल को कॉल मिलता है, डैनियल कहता है, जिहान तो बताओ। अलेक्जेंडर कहता है, माफ करना लेकिन मैं जिहान नहीं हूँ, मैं अलेक्जेंडर होंग बात कर रहा हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या अलेक्जेंडर होंग? इसके पास ये फोन कैसा आया? अलेक्जेंडर सारी की सारी बातें डैनियल को बता देता है। इसके बाद डैनियल कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। तो उन्होंने जिहान को पकड़ लिया है। अलेक्जेंडर कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिहान को पकड़ने के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा तगड़ी कर दी है। इससे पहले कि वो लोग मुझे भी पकड़ ले तुम्हें यहाँ पे जल्दी से आना होगा। डैनियल कहता है, हाँ हमें ये बात पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ अंदर आए कैसे। अलेक्जेंडर कहता है, तुम उस चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंदर कैसे आना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ अंदर आने का रास्ता है। और जैसे ही अलेक्जेंडर डैनियल को ये रास्ता बताता है तो डैनियल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, वर्कर्स सच में काफी ज्यादा चालाक हैं। ठीक है अलेक्जेंडर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अलेक्जेंडर कहता है, जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद जैक कहता है, आखिर उसने क्या कहा डैनियल? अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है? डैनियल कहता है, हमें अपना भेष बदलना होगा। हम सबको फर्स्ट एफिलिएट के प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के कपड़ों में आना होगा। इतने में जो जेस होता है डैनियल को एम्बुलेंस वाली ड्रेस देते हुए कहता है, मैं जानता था तुम ऐसा जरूर कहोगे, इसलिए मैंने ये यूनिफॉर्म्स पहले से ही तैयार करके रखी थी। वास्को कहता है, वो जेस, तुम एक जीनियस हो, सच में तुमने कमाल कर दिया। जेस कहता है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इतनी नॉर्मल चीज भी किसी के दिमाग में नहीं आएगी तो वो एक नंबर का गधा होगा। जैक कहता है, तुमने उसकी थोड़ी सी तारीफ क्या करी, ये तो काफी ज्यादा हीरो बनने लग गया। वास्को कहता है, जेस के बारे में गलत मत बोलो। तो खैर अभी ये सारे के सारे एम्बुलेंस की ड्रेस पहन लेते हैं। इसके बाद जेस कहता है, लेकिन यहाँ पे असली दिक्कत ये है कि हमारे पास एक एम्बुलेंस नहीं है। हडसन कहता है, क्या एक एम्बुलेंस? जेस कहता है, हाँ, हमारा प्लान है कि हमें अपना भेष बदलना है और एक एम्बुलेंस के बिना हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। हम एम्बुलेंस के कर्मचारी तो बन चुके हैं, लेकिन अब हमें एम्बुलेंस की जरूरत है और इसीलिए मैं एक और प्लान सामने लेके आया हूँ। अब हम एक प्राइवेट एम्बुलेंस को हाईजैक करेंगे। जैक कहता है,
क्या हाईजैक? जेस कहता है हाँ, हम फर्स्ट एफिलिएट की एक प्राइवेट एम्बुलेंस को हाईजैक करेंगे। जब वो लोग किसी वीआईपी पेशेंट को लेने के लिए जा रहे होंगे, हम उस वक्त उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी एम्बुलेंस को चुरा लेंगे। वास्को कहता है जेस, ऐसा करना अपराध है। जेस कहता है तो तुम ही बताओ हमारे पास और कौन सा दूसरा रास्ता है। वहीं जो हमारा जे होता है किसी को कॉल कर रहा होता है। इसके बाद डैनियल कहता है उनकी एम्बुलेंस को चुरा पाना एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो जितने भी कर्मचारी हैं वो लगातार एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उनकी एम्बुलेंस चुरा लें तो वो बाकियों से संपर्क करके सबको बता दे कि उनके साथ क्या हुआ है, जिससे कि वो उस एम्बुलेंस को अंदर आने ही नहीं देंगे और हम वहाँ पे अंदर नहीं जा पाएंगे। जेस कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। डैनियल कहता है हमें एक एम्बुलेंस कहीं और से ढूंढनी होगी। इतने में ही इन लोगों के बगल में एक एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाती है। इस एम्बुलेंस का ड्राइवर जे को कहता है यंग मास्टर हॉन्ग, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे आने में देरी हो गई। वो दरअसल रास्ते में काफी सारा ट्रैफिक था, तो आपको एक एम्बुलेंस चाहिए थी ना, ये लो। ये बिल्कुल उसी मॉडल की एम्बुलेंस है जो क्लिनिक इस्तेमाल करती है। ये एम्बुलेंस बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई है, इसलिए किसी को भी इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेस ने खड़े खड़े एक एम्बुलेंस ही खरीद ली होती है। विंजिन कहता है अबे साला। जैक कहता है काफी दिलचस्प है ये। डैनियल कहता है क्या सच में जे तुम हमारी बातें सुन रहे थे? हम काफी ज्यादा मुसीबत में थे, इसलिए तुमने ये एम्बुलेंस खरीद ली। तुम बोल रहे हो कि अब हमें एम्बुलेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जे अपनी मुंडी हिलाता है और हाँ पे इशारा करता है। वहीं जो जेस होता है जमीन में बैठ के इमोशनल होके कहता है जे तुम सच में बेस्ट हो, अब हमें एक एम्बुलेंस चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक बेकार इंसान हूँ जो इस आइडिया के साथ आया कि हमें एम्बुलेंस चुरानी चाहिए। वास्को जेस को कहता है अरे जेस कोई बात नहीं, तुम इतने ज्यादा उदास मत हो। डैनियल कहता है लेकिन अब भी हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस एम्बुलेंस को ड्राइव कर सके। जैक उछल के अपना हाथ हिलाता है और कहता है मैं चला सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार ग्रैंड थीफ्ट ऑटोमोबाइल खेला है, उस गेम में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। डैनियल कहता है नहीं, तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम गधे हो। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये गाड़ी अब चलाएगा कौन। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जीबियम आता है और गुस्से में कहता है तो बताओ आखिर मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। और यार जो जीबियम होता है वो पूरा 19 साल का होता है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, मतलब कि ड्राइवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फर्स्ट एफिलिएट का सीन, जहाँ पे हैंगयोल बेग अपने बंदों के साथ जा रहा होता है और कहता है अभी के लिए हम प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी का काम रोकते हैं। लोगन कहता है प्रेसिडेंट क्या तुम्हें डर लग रहा है? आखिर हम अपना काम क्यों रोके? आखिर हमें किस चीज से डरने की जरूरत है? तेजिन कहता है चीजें कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही हैं। उन हरामजादों ने सेकंड एफिलिएट, थर्ड एफिलिएट और फोर्थ एफिलिएट को भी तबाह करा था। मुझे लगता है वो हमारी किसी एम्बुलेंस को आराम से चुरा सकते हैं या फिर वो उससे भी कुछ ज्यादा कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे किसी भी वीआईपी पेशेंट की एंट्री को बंद कर दो। ईशू कहता है ठीक है सर, जितने भी लोग बाहर हैं मैं उन सबको ऑर्डर दे देता हूँ कि सबके सब वापस से क्लिनिक आ जाएं। हैंगयोल कहता है बहुत अच्छे, हमारे जितने भी एम्प्लॉय अभी वीआईपी पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं उन सबको बोलो कि अगले 5 घंटे में यहाँ पे वापस आ जाओ और सबके सब काफी ज्यादा सतर्क रहना, नहीं तो हमारी फर्स्ट एफिलिएट का हाल भी बाकी की एफिलिएट्स की तरह हो सकता है। और जब हैंगयोल बेग अपने बंदों के साथ यहाँ से जा रहा होता है, वहीं पे जो अलेक्जेंडर होता है इन सब की सारी बातें सुन रहा होता है और अलेक्जेंडर ये सारी बातें मैसेज करके डैनियल को बता देता है। डैनियल लोग अभी एम्बुलेंस में बैठ के फर्स्ट एफिलिएट के लिए निकल चुके होते हैं। डैनियल अपने साथ के बंदों को कहता है अलेक्जेंडर हॉन्ग ने मैसेज भेजा है, हैंगयोल बेग ने अपने सारे कर्मचारियों को ऑर्डर दिया है कि सबके सब क्लिनिक में वापस आ जाएं। हमारे पास वहां अंदर घुसने के लिए अब बस सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। जैक कहता है क्या सिर्फ 5 घंटे? आखिर हम उनकी नजर में आए बिना वहां अंदर कैसे जाएंगे? डैनियल कहता है अभी सारे के सारे वो बंदे क्लिनिक में वापस जा रहे होंगे, हमें बस ऐसा दिखाना है कि जैसे हम भी उनके ही साथ के हैं और हम अपनी एम्बुलेंस लेके वहां अंदर घुस जाएंगे। विंजिन कहता है बिल्कुल एक जासूस वाली मूवी की तरह, वैसे वो रजाई लेके वहाँ पे कौन लेटा हुआ है? डैनियल कहता है वो वीआईपी पेशेंट की एक्टिंग करने के लिए है, ये हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए हैं। एक बार जब हम वहाँ अंदर पहुँच जाएंगे तो हमें इसे उठाना है। इतने में ही डैनियल लोगों की गाड़ी फर्स्ट एफिलिएट के बाहर पहुँच जाती है और जीबियम कहता है हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन ये जगह तो। डैनियल कहता है हाँ, ये चीज देख के मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट प्लास्टिक सर्जरी वाली बिल्डिंग के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में होगा। और इसी वजह से जब हम जीपीएस में लोकेशन देख रहे थे तो हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ट्रैकर हमें जिस जगह की लोकेशन दिखा रहा था वो प्लास्टिक सर्जरी के बिल्कुल बगल में था। विंजिन जोश में कहता है तो ठीक है, अब हम इनकी माँ बहन एक करके रख देंगे, चलो। डैनियल कहता है नहीं, अभी ऐसा करना नामुमकिन है। विंजिन कहता है
क्या? लेकिन क्यों? डैनियल कहता है ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से बंद है। वास्को कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं रास्ता बनाता हूँ, मेरे पीछे आओ। डैनियल कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि अंदर कैसे जाना है। वास्को कहता है क्या सच में डैनियल? तो बताओ अंदर कैसे जाना है। डैनियल कहता है हमें कार के एलिवेटर का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जिस वक्त अलेक्जेंडर डैनियल को बता रहा होता है कि यहाँ पे अंदर कैसे आना है। अलेक्जेंडर कहता है वहाँ वार्ड के अंदर जाने का रास्ता सिर्फ कार के एलिवेटर से है। दरअसल फर्स्ट एफिलिएट ने इस बिल्डिंग को खुद ही डिजाइन करा है ताकि बाहर के लोग वहाँ वार्ड में ना जा पाए। डैनियल कहता है अच्छा, तो पार्किंग लॉट में इतनी सारी एम्बुलेंस इसलिए खड़ी थी, वो सारी की सारी एम्बुलेंस इस इंतजार में थी कि कब वो कार एलिवेटर से जाएंगी। अलेक्जेंडर कहता है हाँ, और वो जो कार एलिवेटर है वहाँ के गार्ड उसकी काफी ज्यादा सुरक्षा करते हैं। डैनियल कहता है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कार एलिवेटर के बगल में जो फर्स्ट एफिलिएट के बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। तो क्या सारे वीआईपी पेशेंट अंदर आ चुके हैं? हाँ, मुझे लगता तो यही है कि सब अंदर आ चुके हैं। तो ठीक है, चलो अब वक्त है इस जगह को बंद करने का। लेकिन इतने में ही डैनियल इनके पास भागता हुआ आता है और कहता है एक मिनट रुको, एक वीआईपी पेशेंट रह चुका है। वर्कर्स के बंदे कहते हैं तो एक पेशेंट अभी रह रखा है। सॉरी सर, मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि हमने सबको अंदर ले लिया है। ठीक है, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें इस वीआईपी पेशेंट को देखना है। ये बंदा डैनियल को कहता है तो तू बोल रहा है कि एक वीआईपी पेशेंट रह चुका है? डैनियल कहता है हाँ, हमें ऑर्डर मिला था कि क्लिनिक में वापस आना है। वर्कर का बंदा कहता है अच्छा ठीक है, ये डिक्की खोल के दिखा। डैनियल कहता है ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पे एक वीआईपी पेशेंट है। और डैनियल लोगों ने पहले से ही एक नकली वीआईपी पेशेंट तैयार कर रखा होता है। इसके बाद जो वर्कर का बंदा होता है कहता है आखिर तुमने इस पेशेंट के ऊपर चद्दर क्यों डाल रखी है? डैनियल कहता है ये यहाँ पे आने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए हमने इसके मुक्के बजा के इसको लेटा दिया। वास्को कहता है हाँ, मैंने ही इसको मारा है। जैक कहता है अबे वास्को चुप हो जा। अभी के लिए जो वर्कर्स के बंदे होते हैं इन्हें डैनियल के ऊपर भरोसा हो जाता है। इसके बाद वर्कर का एक बंदा अपनी वॉकी टॉकी पे कहता है ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तुमने बहुत अच्छा काम करा। टेस्टिंग, मैं एलिवेटर एंट्रेंस से बोल रहा हूँ, एक और वीआईपी पेशेंट यहाँ पे अंदर एंटर कर रहा है, जल्दी से कार एलिवेटर को खोला जाए। अभी डैनियल लोग कार के अंदर बैठ चुके होते हैं। इसके बाद जैक डैनियल को कहता है डैनियल क्या सब कुछ ठीक है? डैनियल कहता है हाँ, अब बस हमें अपनी कार को एलिवेटर के अंदर डालना होगा। और अभी जो वर्कर के कर्मचारी होते हैं इस एम्बुलेंस को एलिवेटर के अंदर पार्क करा रहे होते हैं और कहते हैं ठीक है, पीछे लो, पीछे, आराम से। हाँ ठीक है, चलते रहो। विंजिन कहता है इस सबसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। डैनियल कहता है भाई चुप हो जा यार। इसके बाद जो एम्बुलेंस होती है वो एलिवेटर के अंदर आ जाती है और अब बारी होती है एलिवेटर को नीचे ले जाने की। ज़ीबियम डैनियल को कहता है अब हम नीचे जा रहे हैं, तो फाइनली हम यहाँ पे आने में कामयाब रहे। क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं इसलिए मुझे लगता है अब हमें कम लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है, ये कार एलिवेटर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक का है, लेकिन आखिर ये क्लिनिक के बगल वाली बिल्डिंग से कनेक्ट कैसे है? डैनियल कहता है मैं बताता हूँ, जरा सोचो एक नॉर्मल कार एलिवेटर कैसे काम करता है। तुम एक डोर के अंदर से एंटर करते हो और जब तुम्हें बाहर जाना होता है तो तुम वहीं से बाहर निकल जाते हो। एक नॉर्मल कार एलिवेटर इसी तरह से काम करता है, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। ज़ीबियम कहता है क्या ये अलग है, लेकिन कैसे? डैनियल कहता है दरअसल इस कार एलिवेटर के 2 दरवाजे हैं, इसमें एक पीछे का भी दरवाजा है। जो कंट्रोल रूम होता है वो रेगुलर पेशेंट वाली एम्बुलेंस को फ्रंट डोर से भेजता है जो कि क्लिनिक में खुलती है, और जो वीआईपी पेशेंट होते हैं वो पीछे वाले दरवाजे से आते हैं जो क्लिनिक के बगल वाली बिल्डिंग में खुलती है। कोई भी इंसान यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस से ही आ सकता है और इसी तरह से कोई फर्स्ट एफिलिएट के वार्ड के अंदर घुस सकता है। डैनियल एक स्माइल के साथ बाकी सबको कहता है तो ठीक है भाई लोग, हम सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तुम सबके सब तैयार हो जाओ। अब से तुम सबको काफी ज्यादा सतर्क रहना है, हमें नहीं पता कि हमारी फाइट किससे होगी। अलाइड अब इस जगह पे पहुंच चुकी है। तो खैर डैनियल लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद डैनियल एम्बुलेंस से बाहर आता है और यहाँ के कर्मचारियों से कहता है हमारे पास एक वीआईपी पेशेंट है, ये आखिरी है। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं डैनियल को कहते हैं आखिर तू क्या बोल रहा है, सारे के सारे वीआईपी पेशेंट पहले ही आ चुके हैं। डैनियल कहता है लगता है इन लोगों ने हमारी चोरी पकड़ ली। लेकिन जो वर्कर का बंदा होता है इसको अब भी कुछ भी समझ नहीं आया होता। ये कहता है क्या आखिर तो बोल क्या रहा है। इतने में ही डैनियल आर्किडो का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो 2 बंदे होते हैं उनको हवा में पलट देता है और इनको पता भी नहीं चलता और हवा से नीचे गिर के सीधा इनका फेस लगता है जमीन में। इसके बाद डैनियल कहता है मैं हैंगुल बेग के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, तुम सारे के सारे बाहर आ जाओ। और जैसे ही भी डैनियल के साथ के बंदे बाहर आते हैं तभी यहाँ पे वर्कर के काफी सारे बंदे भागते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं हे, आखिर तुम सब कौन हो, लगता है ये घुसपैठिए है। इसके बाद डैनियल ज़ीबियम को कहता है हम जब जिहान को ढूंढ लेंगे हम तब तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। ज़ीबियम कहता है बहुत अच्छे। इसके बाद डैनियल अपने साथ वाले बंदों को कहता है
तो चलो चलते हैं, हम और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अब वक्त है फर्स्ट एफिलिएट के कूड़े को साफ करने का। तो भाई लोग फाइनली जो एलाइड है वो फर्स्ट एफिलिएट में पहुंच चुकी है और इस बात का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पे बस अब तबाही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।